हेलो बच्चों। आज बच्चे आप लोगों ने एसपीडीएस डेटा का पेपर दिया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए पहले बच्चे फिजिक्स के 23 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करते हैं और इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो आपको रोहित सर कराएंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं। बच्चे सिंह सर का जैसा कि विजन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी के तहत बच्चे हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि इन द गिवन सर्किट व्हेन स्विच एस हैज बीन क्लोज्ड देन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। आपसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे? चार्ज ऑन द कैपेसिटर ए एंड बी जब स्विच एस को क्लोज किया जाएगा तो क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। अब जरा बच्चे ध्यान से देखो यहाँ पे, तो जब स्विच आपका क्या है, ओपन है, तो देखो यहाँ पे ये दोनों कैसे लगे हुए हैं। पहले तो ये देखिए दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है बच्चे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पहली बात तो आपको ये समझनी है, दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है बच्चे वो क्या होता है, आपका सेम होता है। इसका मतलब वी ए इक्वल्स टू क्या होगा, आपका वी बी। ठीक है, अब जरा देखते हैं हम लोग टोटल चार्ज कितना है। इस पे बच्चे क्या है, 3Q है और इस पे क्या है आपका 6Q है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं QA प्लस QB इक्वल्स टू ये क्या है आपका 9Q। और आप जानते हो कि चार्ज कंजर्वेशन से चार्ज आपका क्या होना, कंजर्व रहना चाहिए। मे भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एक से दूसरे पे। तो ये ये तो हो गई जब ओपन है आपका स्विच। अब स्विच को क्या कर दिया गया है बच्चे, क्लोज कर दिया गया। तो जब स्विच को क्लोज कर दिया गया तो कॉम्बिनेशन तो बच्चे आपका पैरेलल ही रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि वी ए डैश इक्वल्स टू क्या रहेगा, आपका वी बी डैश। और यहाँ पे कैपेसिटेंस दे रखा है आपको, ये है 6C और यहाँ का जो कैपेसिटेंस है वो बच्चे क्या है आपका 3C। तो बस यहाँ पे आपको सॉल्व कर जाना है। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, C इक्वल्स टू ये होता है Q बाई V। तो पोटेंशियल के लिए जब सॉल्व करोगे आप तो V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो यहाँ से, Q बाई C। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं Q A डैश अपॉन, और क्या हो जाएगा यहाँ से, C कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 6C इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे Q B डैश अपॉन क्या देगा आपको 3C। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो C से C चला जाएगा, तो अल्टीमेटली आप यहां से क्या लिख सकते हो, दो आपका ये आ जाएगा। तो Q A डैश यहां से आप लिख सकते हो Q A डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ Q B डैश हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कुछ वैल्यू दे देगा। अब आप जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था कि आपका चार्ज क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो चाहे बिफोर हो या आफ्टर हो, चार्ज तो क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि आपका क्या होगा, Q A डैश प्लस क्या होगा यहाँ पे Q B डैश इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका 9Q के इक्वल रहेगा। अब बस ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई है और इसके नीचे बच्चे आपको इक्वेशन सेकेंड दे रखा है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर जाओ। Q A डैश का वैल्यू रख जाओ जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2Q B डैश प्लस क्या होगा यहाँ पे आपका Q B डैश इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे 9 टाइम्स ऑफ Q। ये हो जाएगा आपका 3Q B डैश इक्वल्स टू क्या देगा आपको 9 टाइम्स Q देगा। तो Q B डैश का जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ Q। ये आपका वैल्यू आ जाएगा, मतलब Q B डैश हमको 3Q दे दिया। तो अब बस यहां से निकाल लो। अब देखते हैं हम लोग Q A डैश निकाल लेते हैं। जब Q A डैश के लिए आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू देखो क्या बचेगा आपका, Q A डैश इक्वल्स टू देगा 2 इंटू 3Q और ये दे देगा बच्चे आपको कितना, 6Q। इसका मतलब Q A डैश पे जो आपका चार्ज है वो कितना हो जाएगा 6Q और दूसरे पे क्या रहेगा आपका 3Q। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका सेकेंड। आते हैं बच्चे दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द चार्ज डिपोजिटेड ऑन द 4 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर इन द सर्किट। तो इस पे चार्ज आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस पर आपका जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये 4 माइक्रो फैरेड और 2 माइक्रो फैरेड, ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, ये हैं बच्चे आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इनका जो नेट निकलेगा, देखिए इनकी बात कर रहा हूं, इनका जो नेट आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 4 + 2 मतलब दे देगा आपको 6 माइक्रो फैरेड। अब कुछ आपको ऐसा सिनेरियो दिखेगा कि ये 6 माइक्रो फैरेड और 6 माइक्रो फैरेड ये दोनों कैसे हैं बच्चे, आपके सीरीज में है। तो यहां से जब आप नेट कैपेसिटेंस निकालोगे तो नेट कैपेसिटेंस बच्चे क्या आ जाएगा, ये दे देगा आपको 1/6 प्लस क्या आएगा आपका 1/6। तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2/6, तो 1/C नेट होगा ये। तो C नेट का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना देगा हमको, दैट इज 3 माइक्रो फैरेड। ये कुछ वैल्यू आ जाएगी आपकी C नेट की। अब आपसे पूछा हुआ है कि 4 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस आपका जो चार्ज है वो आपसे पूछा हुआ है।
देखिए चार्ज के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पोटेंशियल भी पता होना चाहिए कि आपका बेसिकली इसके अक्रॉस, चलिए यहाँ का पोटेंशियल तो 12 रहेगा और यहाँ का पोटेंशियल बच्चे कितना होगा, मतलब 6 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आपका ड्रॉप हुआ है बच्चे, हम जरा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, आप इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल ड्रॉप अगर आप निकालोगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसके क्रॉस आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितना हो जाएगा। अब देखिए, हाँ एक मिनट रुकिए, पूरा चार्ज निकाल लेते हैं हम लोग, पूरा चार्ज यहाँ पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा। देखिए सी नेट आ चुका है आपका, तो Q इक्वल्स टू क्या लगाओगे यहाँ पे, सी नेट इंटू क्या हो जाएगा आपका, इंटू आ जाएगा आपका V। तो यहाँ से सी नेट कितना है 3 और पोटेंशियल कितना है आपका 12, तो ये जो चार्ज देगा वो कितना देगा आपका 36 माइक्रो कूलम आ जाएगा आपका चार्ज। अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि 6 माइक्रोफेरेड के क्रॉस आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है। तो जब इसके लिए हम पोटेंशियल निकालेंगे तो बच्चे पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ से, सो पोटेंशियल विल बिकम, ये कितना हो जाएगा आपका 36 अपॉन क्या देगा आपको 6 के क्रॉस निकालना है तो ये आ जाएगा आपका। सो बेसिकली क्या बचेगा यहाँ पे 6 आपका चला जाएगा, तो V इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे 6 वोल्ट, मतलब यहाँ पे 12 वोल्ट और यहाँ पे क्या रहेगा आपका 6 वोल्ट, ये कुछ पोटेंशियल, तो जिनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना आएगा आपका 6 वोल्ट का। तो यहां से निकाल जाओ आप चार्ज, तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज विल बिकम, ये हो जाएगा आपका C इंटू V हमको निकाला है, अभी हमने कैलकुलेट किया है 6 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 4, तो कितना हो जाएगा ये 24 माइक्रो कूलम, ये दे देगा बच्चे आपको चार्ज। तो 24 माइक्रो कूलम, मतलब इसे आप लिख सकते हो 24 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6, जो कि आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। इसका मतलब आपका दूसरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या आएगा आपका तीसरा। देखिए कह रहा है कि एज शोन इन द फिगर अ वेरी थिन शीट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चे क्वेश्चन को, कह रहा है कि अ वेरी थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट ऑफ कंडेंसर देन द कैपेसिटी। आपसे कैपेसिटी पूछा हुआ है यहाँ पे और एक बहुत ही पतली लेयर ली गई है एल्यूमिनियम की। अच्छा देखिए पतली लेयर रखने की वजह से जो आपका कैपेसिटेंस होता है बच्चे वो होता क्या है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये होता है आपका एप्सिलॉन नॉट ए, ये होता है आपका डी माइनस टी प्लस क्या आता है आपका टी बाई के। अच्छा ये जो के क्या होता है इसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ऑलवेज याद रखिएगा कि कोई भी अगर मेटेलिक यहाँ पे आपने बीच में प्लेट रखी हुई है तो के जो होता है वो उसका क्या होता है आपका इन्फिनाइट होता है। तो के बच्चे हो गया आपका इन्फिनाइट, तो जरा यहाँ पे वैल्यू रख जाओ, तो जो आपकी कैपेसिटेंस हो जाएगी वो क्या होगी एप्सिलॉन नॉट ए, ये क्या देगा आपको डी माइनस टी, समथिंग अपॉन इन्फिनाइट विल गिव यू 0, ये क्या आ जाएगा डी माइनस टी। अब देखो कह रहा है कि आपसे वेरी थिन शीट, बहुत पतली शीट रखी गई है, इसका मतलब डी के कंपैरिजन में टी क्या है आपका बहुत ही छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेग्लिजिबल होगा। सो दैट मीन्स हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या हो जाएगा डी। तो यही तो बच्चे आपका पहले जो कैपेसिटेंस था वो यही था, जब ये स्ट्रिप को नहीं रखा था तो भी यही कैपेसिटेंस था, जब इस बहुत पतली सी स्ट्रिप को रख दिया है तो भी क्या होगा कैपेसिटेंस सेम रहेगा। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, मतलब रिमेन अनचेंज्ड, आपका जो कैपेसिटेंस होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, कह रहे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक विद इन द प्लेट्स has a capacitance C and is connected to a battery of the EMF V। बहुत ही बढ़िया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया है यहाँ पे और इसका जो कैपेसिटेंस है वो C है और एक बैटरी V के तहत इसको जोड़ा गया है। तो कह रहे हैं कि चलिए इसका हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं, तो इसका U इनिशियल कितना हो जाएगा, ये देगा आपको हाफ CV², ऑब्वियस सी बात है। अब कह रहे हैं कि इफ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है एंड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर पुल्ड अपार्ट अंटिल द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डबल। देखिए पुल अपार्ट किया गया और सेपरेशन को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। इसका मतलब d डैश इक्वल टू कितना हो गया है बच्चे आपका 2d हो गया है। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द एजेंट पुलिंग, पूछा हुआ है व्हाट इज द वर्क डन बाय द एजेंट पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट इन द प्रोसेस। ये आपसे पूछ रहे हैं कि इस प्रोसेस को करने में बच्चे एजेंट को कितना काम करना पड़ेगा। देखो एक बात तो क्लियर है कि जब आप डिस्कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे जो चार्ज होगा बच्चे वो क्या होगा आपका आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चे आपका जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, Q डैश इक्वल्स टू क्या होगा Q होगा। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट C डैश V डैश इक्वल्स टू क्या होगा आपका C V होगा। चूंकि आपको कैपेसिटेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, दैट इज
हाँ, अब चलिए कैपेसिटेंस सी दे रखा है इनिशियल का। अब अगर देखो, अच्छा कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता क्या है, सी इज नथिंग बट ये होता है आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर यहाँ पे डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया है 2 टाइम्स, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो सी डैश का वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा, यहां से c/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इन वैल्यूज को रख जाओ यहाँ पे। तो ये क्या देगा आपको, c/2 इंटू क्या रहेगा आपका v डैश इक्वल्स टू क्या आएगा c, और यहाँ का जो पोटेंशियल था वो तो v पहले से ही था तो ये चला जाएगा, तो यहाँ का जो v डैश हो जाएगा वो कितना देगा आपको 2 टाइम्स ऑफ v। ठीक है, ये आ गया आपका पोटेंशियल। अब यहां से निकाल लो u फाइनल, तो u फाइनल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका हाफ c, यहाँ पे कितना है आपका c/2 है, और ये कितना हो जाएगा आपका 4v²। तो ये आपका 4 से 4 चला जाएगा, तो जो फाइनल आपका एनर्जी आएगा वो कितना देगा आपको cv² देगा। तो हम लोग यहां से वर्क डन निकाल देते हैं, वो कितना हो जाएगा आपका uf माइनस का क्या आएगा आपका ui इक्वल्स टू क्या होगा आपका cv² माइनस क्या होगा आपका हाफ cv²। अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ, तो जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 2cv² माइनस cv² इक्वल्स टू क्या दे देगा आपको cv²/2। तो जो वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा आपका cv²/2, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज क्या होगा बच्चे आपका आइसोलेट रहेगा, और फिर आप क्या करो, बस कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के फॉर्म में रख दो और फर्दर इसको सॉल्व कर जाओ। चलिए आते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहे हैं कि अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटी C, डिस्टेंस ऑफ अ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल d एंड द पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। अच्छा, अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो ये क्या होता है, दैट इज नथिंग बट q² अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका फोर्स होता है। अब अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसकी जो वैल्यू लिखी हुई है वो CV मतलब कैपेसिटेंस, पोटेंशियल और डिस्टेंस D मतलब क्या हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के बीच का, इसके फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, तो यहां से हम लोग जरा ब्रेक कर लेते हैं। आप जानते हो Q का वैल्यू क्या होता है, Q को आप लिख सकते हो CV, और अगर हम लोग C की बात करें तो C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता है आपका एप्सिलॉन नॉट A/D। देखिए नीचे आपका एप्सिलॉन नॉट ए लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं इसको सी डी के फॉर्म में। ठीक है, अब बस क्या करो, इन्हीं दो वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स आपका कुछ ऐसे आएगा c²v² अपॉन क्या देगा आपको ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या रहेगा, अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट ए को भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख देते हैं हम लोग यहाँ पे CD। तो देखो C से C चला जाएगा, तो बेसिकली यहां से आपका जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा cv² अपॉन क्या देगा आपको 2D। यही आ जाएगा बच्चे आपका नेट फोर्स, दैट इज cv² अपॉन 2D। तो भाई देख लो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा आपका cv² अपॉन 2D। आते हैं बच्चे हम लोग 6th क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 कूलम, यदि किसी कैपेसिटर पे चार्ज को 2 कूलम बढ़ा दिया जाए, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इंक्रीज्ड बाय 21%। इस पे जो एनर्जी बढ़ जाती है वो कितनी है, 21% बढ़ जाती है। द ओरिजिनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर बच्चे क्या होगा, देखिए वैसे तो एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, दैट इज हाफ, ये होता है आपका cv²। ठीक है, जब आप इसको Q और C के फॉर्म में रखते हो तो यहां से हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हाफ, ये क्या हो जाएगा आपका q² अपॉन 2c। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं कि पहले एनर्जी कुछ रही होगी, मान लेते हैं कि इनिशियल एनर्जी बच्चे क्या थी आपकी U के इक्वल थी, अब इसे 21% बच्चे बढ़ा दिया गया है, तो जो U फाइनल हो जाएगा वो कितना होगा, मतलब U पहले का प्लस 21% बच्चे बढ़ा दिया गया, तो 21 अपॉन 100 इंटू U, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1.21 U, कुछ ऐसा दे देगा हमको। अब अच्छा देखिए फाइनल में क्या कह रहे हैं कि जो चार्ज है, अगर हम लोग Q फाइनल की बात करें तो कह रहे हैं 2 कूलम इंक्रीज कर दिया गया है, तो वो क्या हो गया आपका Q+2 हो गया है, ये बात याद रखिएगा। अब बस इन दोनों का वैल्यू रख जाओ और सॉल्व कर जाओ। देखो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे UF अपॉन UI, देखो UF का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q+2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा आपका 2C, और अगर हम लोग इनिशियल की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2C, नहीं यहां पे हाफ, ये हाफ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये हाफ नहीं होगा, Q² बाई 2C ऑलरेडी लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2c अपॉन क्या आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर। देखो ये क्या होगा, 2c से 2c चला जाएगा। अच्छा यूएफ दे रखा है, दैट इज 1.21 यू अपॉन क्या होगा, यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे q प्लस 2 बाई क्यू का क्या होगा यहाँ से होल स्क्वायर होगा। u से u चला गया, तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1.21 अपॉन क्या देगा। अच्छा एक काम करो, यहां से ये हटा लो तो ये क्या हो जाएगा 100। इजिली आप स्क्वायर रूट से बाहर कर सकते हो इसको अब, और इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो 1 प्लस 2 बाई क्यू। अब इसको जरा फर्दर सॉल्व कर लो, तो जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दे देगा 11 अपॉन 10 इक्वल्स टू ये देगा आपका 1 प्लस 2 बाई क्यू। तो हम लोग यहां से रख सकते हैं 2 बाई क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 11 माइनस 10 अपॉन क्या देगा आपको 10। तो जो क्यू का वैल्यू है यहां से वो कितना देगा आपको 20 कूलम। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी क्यू की। तो आप देखो जरा कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ये आ जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 20 कूलम। आते हैं बच्चे हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है यहाँ पे कि दो कैपेसिटर्स हैं आपके पास 3 माइक्रोफैरेड और दूसरा दे रखा है आपको 4 माइक्रोफैरेड आर इंडिविजुअली चार्ज अक्रॉस अ 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे क्या किया गया है, 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस चार्ज किया गया है और कह रहे हैं कि आफ्टर बीइंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी दे आर कनेक्टेड टुगेदर। देखो पहले तो हम लोग पहले स्टेटमेंट को इस तरह समझ लेते हैं कि 3 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटेंस है, तो मतलब कैपेसिटर है यहाँ पे ये, और इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है, वो 6 वोल्ट की बैटरी है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी थी और ये आपको दे रखा था 3 माइक्रोफैरेड। अब हम दूसरे केस में आते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक आपका 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी गई। ये बैटरी कितनी है आपके 6 वोल्ट की और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है आपका 4 माइक्रोफैरेड। The charge across a 6 volt battery after being disconnected from the battery, they are connected together with the negative plate of one attached to the positive plate to the other। अच्छा जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, तो कह रहा है कि कुछ ऐसे आपस में ये ऐड हुए हैं कि नेगेटिव प्लेट अगर इसका है, ये अगर नेगेटिव प्लेट है तो इसका क्या होना चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट होना चाहिए। ये कुछ ऐसे एडेड है, ये इसको ऐसे ऐड कर दिया गया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 3 माइक्रोफैरेड है आपका और ये कितना है आपका 4 माइक्रोफैरेड, कुछ ऐसे कनेक्ट किया गया है। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फाइनल स्टोर्ड एनर्जी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फाइनल स्टोर्ड एनर्जी क्या है। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज इनिशियली चार्ज कितना स्टोर हुआ, पहले तो हम लोग वो निकाल लेते हैं। तो यहां से देखो जरा Q1 इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, दैट इज C1 V1। सी दे रखा है हमको कितना है 3 माइक्रोफैरेड और पोटेंशियल कितना है आपका 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 माइक्रोकूलम। ये हो जाएगा बच्चे आपका चार्ज। सो यहां से हम लोग और क्या कर सकते हैं, Q2 निकाल सकते हैं। तो Q2 निकालो, यहां से क्या आ जाएगा, ये देगा आपको C2 V2। C2 दे रखा है आपको 4 माइक्रोफैरेड और V2 कितना है आपका 6, तो यहां पे आ जाएगा आपका 24 माइक्रोफैरेड सॉरी माइक्रोकूलम। ये क्या देगा आपको 24 माइक्रोकूलम आ जाएगा यहाँ पे। और अब देखिए आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फाइनल टोटल एनर्जी स्टोर्ड, कितना टोटल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो बच्चे फाइनल एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए होगा कि भैया कॉमन पोटेंशियल क्या है। तो जब कॉमन पोटेंशियल निकालोगे तो बच्चे यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा आपका V कॉमन इक्वल्स टू, देखो पहले क्या था आपका, चूंकि C1 V1 था, C2 V2 था। देखो इसको ऐसे तो लिखेंगे हम लोग C1 V1 प्लस क्या होगा यहाँ पे C2 V2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग C1 प्लस C2 और ये क्या हो जाएगा आपका V, ठीक है। ये चार्जेस हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, ठीक है। तो पोटेंशियली तो निकालना है हमको। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो एक चार्ज था आपका 24। अब जरा यहाँ पे देखिएगा इसके निगेटिव से कनेक्ट किया गया, इसका मतलब ये जो चार्ज हो जाएगा वो क्या होगा आपका निगेटिव हो जाएगा। अपॉन C1 प्लस C2 करोगे तो C1 प्लस C2 कितना दे देगा आपको 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा यहाँ पे पोटेंशियल, दैट इज 24 18 कितना बचेगा ये 6/7, ये दे देगा आपको कॉमन पोटेंशियल। अब आपसे पूछा क्या है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पूछा हुआ है, तो एनर्जी स्टोर्ड निकाल दो। क्या हो जाएगा यहाँ से U इक्वल्स टू हाफ और टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 इंटू क्या रहेगा आपका, और ये आ गया है आपका 36 अपॉन क्या दे देगा आपको 49। अब जरा ये C1 और C2 का वैल्यू रख जाओ, तो देखो C1 और C2 क्या हो जाएगा, देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा 7,
तो एक काम करते हैं हम लोग, हाफ इंटू क्या हो जाएगा 7 इंटू आएगा यहाँ पे 10 टू पावर -6 इंटू क्या रहेगा आपका 36 अपॉन क्या होगा यहाँ पे 49। तो 7 जा ये कट हो जाएगा। देखिए और कुछ कट होगा क्या, हाँ ये चला जाएगा आपका 18। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेसिकली 18 अपॉन 7 इंटू आएगा यहाँ पे 10 टू पावर -6। अब बस इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये कितना देगा आपको 7 2 जा आपका 14, यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना 4। तो 7 5 जा हो जाएगा आपका 35 2.57। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 2.57 इंटू 10 टू पावर -6 जूल। तो जरा देखो ऑप्शन में कौन दे रहा है 2.57 इंटू 10 टू पावर -6 जूल, मतलब चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा जरा यहाँ पे देखिए ये जो C1 V1 C2 V2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू V लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अरे भाई इसका मतलब सीधा सा यही है, चार्ज कंजर्वेशन ही लगा हुआ है कि बिफोर आपका चार्ज और आफ्टर चार्ज, ठीक है, ये चार्ज कंजर्वेशन ही लगा हुआ है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। कह रहे हैं कि असर्शन दे रखा है कि इफ द थ्री कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अच्छा पैरेलल में जानते हो आप क्या होगा C पैरेलल, आपके ऐसे नॉर्मली ऐड हो जाते हैं C1 प्लस C2 प्लस क्या होगा आपका C3, ये होगा। तो क्या कह रहा है कि देन Cp मतलब जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो क्या होगा C3 से ग्रेटर होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, उसमें C1 और C2 और ऐड हो जाएंगे तो आपको जो नेट कैपेसिटेंस देगा वो ग्रेटर कैपेसिटेंस देगा। तो असर्शन तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा देखो जरा रीजन में क्या कर दिया कि 1 अपॉन Cp इक्वल्स टू, अरे भाई ये तो फार्मूला ही नहीं होता, ये तो सीरीज का फार्मूला होता है। तो सीरीज का फार्मूला हो गया तो मतलब ये रीजन भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रीजन बच्चे गलत हो गया और असर्शन आपका सही है, तो मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। आते बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। कह रहे कि टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 यहां पे ले रखा है आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। कह रहे कि द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स विद द डिस्टेंस D एज मेजर्ड फ्रॉम द प्लेट P इज करेक्टली शोन बाई। तो कौन यहां पे करेक्टली शो कर रहा है, जरा ध्यान से देखो, पहले इस फिगर को हम ध्यान से देखते हैं। यहां पे आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है और बीच में K1 और K2, ये दो यहां पे इंसर्ट किए गए हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब यहां पे दे भी रखा है कि भैया जो आपका K2 है दैट इज ग्रेटर देन क्या है बच्चे आपका K1 है। अच्छा जरा हम लोग नॉर्मली बात करें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो बच्चे यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है जब स्लैब इंसर्टेड ना हो, तो ये होता है आपका Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फील्ड होता है, ठीक है। अरे भाई इसको समझना क्या है, E कहां से आया, अच्छा इसके लिए निकालेंगे तो ये कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए क्या होगा बच्चे E2, ये भी होगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आएगा, और सिग्मा आप जानते हो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप लिख सकते हो सिग्मा इज नथिंग बट Q बाई A, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। Q बाई A क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन। जब डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया तो मान लेते हैं कि उसकी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है बच्चे आपकी E1 है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं Q अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका K1A एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम दूसरे की वजह से लिखें तो वो हो जाएगा आपका E2 इक्वल्स टू क्या आएगा आपका Q अपॉन ये हो जाएगा K2A एप्सिलॉन नॉट। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है K2 ग्रेटर देन K1 है, तो देखो अगर भैया K2 ग्रेटर है K1 से, इसका मतलब ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे क्या होगी ग्रेटर होगी। तो अल्टीमेटली हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन क्या होगा बच्चे E2 होगा। ये बिल्कुल सही बात है, ये आपको समझना है, बस आप इसी का यूज कर लो और सॉल्व कर जाओ। तो देखो पहले देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस मतलब बीच की D। अच्छा पहले देखो क्या होगा, पहले ये आपका कुछ इनर स्पेस खाली है, तो पहले क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड D मतलब क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट ही रहेगा, आपका कांस्टेंट जाएगा। तो जरा देखते हैं कौन आएगा यहाँ पे, आपका सही ऑप्शन देगा। जरा पहले वाले में देखो, पहले वाले में अगर देखोगे तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में, ठीक है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है एयर की। फिर क्या हुई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई, किसकी वजह से इस स्लैब की वजह से, ऑब्वियस सी बात है कुछ डिक्रीज होगा। अच्छा फिर देखो बीच में एयर है, तो फिर से बीच में एयर है तो बच्चे ये क्या देगा आपको लगभग कांस्टेंट दे देगा। और फिर K2 है, क्योंकि K2 K1 से ज्यादा है इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और लेस होगा,
तो देखो और लेस दिखाया हुआ है ऑलरेडी, और फिर से क्या है आपका एयर है। तो बिल्कुल बच्चे सही बात है, यही आपका पहला ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सही है जो कि आपको ये दे रहा है। अब देखो दूसरा क्यों नहीं होगा, देखिए दूसरे में क्या दे रखा है, ये तो आपका एयर की वजह से हो गया, ये आपका K1 की वजह से, फिर ये एयर की वजह से, ये K2 की वजह से। ये बच्चे सेम तो नहीं होंगे ना, यहाँ पे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अब देखो जरा तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं सही है। देखो यहाँ पे ये एयर की वजह से आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, ये जैसे ही हम लोग ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दे रहा है। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा नहीं होता है, मतलब K1 से डिवाइड हो जाता है तो कम होगा ना, तो इसीलिए बच्चे ये भी गलत हो जाएगा। अब जरा चौथा देखो, चौथा यहाँ पे ये आपका एयर की वजह से, फिर क्या हुआ K1 की वजह से आपका कुछ डिक्रीज हुआ, फिर ये एयर की वजह से, यहां तक बिल्कुल सही था, ये वाला यहाँ गलत हो गया। यहाँ पे क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये आपका ऊपर चला गया, ऊपर न जाके और नीचे आता तो आपका पहला सही था, ठीक है। ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाने का मतलब तो ये हो गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, वो तो और घट जाएगी, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दूसरी स्लैब की वजह से और घट जाएगी। इसका मतलब चौथा भी क्या होगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका पहला होगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन द 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज, कैपेसिटर पे चार्ज पूछा हुआ है आपसे। तो देखो भैया ये तो क्या है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पे जो नेट आ जाएगा वो कितना देगा आपको, 6 माइक्रोफैरेड देगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड और 4 क्या होंगे आपके सीरीज में होंगे। तो यहां से अगर हम लोग निकालें तो हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि C डैश है, तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस क्या होगा यहाँ पे 1/6। और इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या दे देगा आपको, चूंकि इसका जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, तो 3 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन क्या देगा आपको 12। तो जो C डैश का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका 12/5, ये कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा। और अब ये जो 12/5 माइक्रोफैरेड है और ये जो C आपको दे रखा है, ये दोनों क्या है आपके पैरेलल में है, तो यहां से आप नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। तो जो C डैश निकलेगा वो कितना आएगा 12/5 प्लस क्या हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे बस सॉल्व करो तो ये कितना देगा 5 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 2.4, मतलब ओवरऑल कितना आ जाएगा 5.4 माइक्रोफैरेड। अब जरा देख लेते हैं हम लोग कि टोटल चार्ज क्या है आपका। तो टोटल चार्ज अगर हम लोग निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज इक्वल्स टू ये कितना होगा आपका 5.4 माइक्रोफैरेड इनटू क्या होगा यहाँ पे हम लोग 10 पोटेंशियल दे रखा है, मल्टीप्लाई कर जाओ तो ये कितना आ जाएगा 54 माइक्रो कूलम। ये आ गया बच्चे आपका टोटल चार्ज। आप जरा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे सर्किट को कि यहाँ पे चार्ज बच्चे कुछ ऐसे, देखो मैं दूसरा सर्किट ही बना दे रहा हूं यहाँ पे कुछ ऐसे। ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे क्या है आपका जो नेट कैपेसिटर इन दोनों का तीनों का था ये कितना आया था 12/5, ये 12/5 था। अब जरा इसको समझिएगा, यहां से बच्चे क्या है कि चार्ज क्या होगा Q, यहां से चार्ज Q अगर गया तो Q1 इधर आ जाएगा और क्या होगा यहाँ पे Q2 बच्चे इधर आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो ये कैसे है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हो कि आपका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है आपका सेम होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मतलब V1 इक्वल्स टू V2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप यहाँ लिख सकते हो Q1/C1, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको Q2/C2 लिख सकते हैं। तो यहां से तब देखो तो Q1/Q2 को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज ये कितना हो जाएगा आपका C1 आ जाएगा आपका C2, और C1 C2 को आपका वैल्यू दे रखा है तो Q1 जब Q2 करोगे तो C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना दे रखा है आपको 3 माइक्रोफैरेड, और ये जो वैल्यू दे रखा है ये कितना आया था आपका 12/5। तो इसको आप क्या सॉल्व करके लिख सकते हो, दैट इज 2.4। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख जाओ। तो एक वैल्यू क्या हो गई आपकी, देखिए अगर हमने Q1 इसको कंसीडर किया है तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 माइक्रोफैरेड अपॉन क्या देगा आपको 2.4। अब जरा इसको सॉल्व करो तो यहां देगा आपको 0.8, ये हो जाएगा 10, ये क्या देगा आपको 5 और इधर क्या आ जाएगा आपका 4। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि Q1/Q2 इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 5/4। तो अगर हम लोग एक यहाँ वेरिएबल कंसीडर कर लें कि Q1 इक्वल्स टू क्या है आपका 5Q के इक्वल है और Q2 जो है वो क्या है आपका 4Q के इक्वल है। अच्छा आपको टोटल चार्ज पता है ये 54 माइक्रो कूलम है, तो यहाँ पे लिखोगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9Q इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 54। तो Q का वैल्यू यहां से अगर हम निकालेंगे तो 6 माइक्रो कूलम आ जाएगा यहां से आपका Q का वैल्यू। तो आप देखो यहां से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका जो ये Q2 ही तो निकालना है, आपको Q2 निकालना है,
कि चार्ज कितना होगा। तो ये निकालो भाई Q2 का वैल्यू। तो Q2 जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6, ये आ जाएगा आपका 24 माइक्रो कूलम, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि इस पे चार्ज ही तो पूछा हुआ है, तो भाई जो आपका इसके कॉम्बिनेशन पे चार्ज होगा वो यहाँ पे भी तो चार्ज जाएगा, तो आपका जो चार्ज आएगा ओवरऑल कितना आएगा, 24 माइक्रो कूलम। मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए कह रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एयर फिल्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, एक की कैपेसिटेंस बच्चे C है और दूसरे का दे रखा है आपको NC, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, एक वोल्टेज V के बैटरी से जुड़े हुए हैं। कह रहे कि व्हेन द कैपेसिटर आर फुली चार्ज, दोनों क्या हो गए, फुली चार्ज हो गए, बैटरी इज रिमूव्ड एंड आफ्टर दैट अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आ गया, इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेसेस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, मतलब उसको कहां पे, फर्स्ट कैपेसिटर में रख दिया गया एयर के प्लेस पे, ठीक है। द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, आपसे पूछा है कि जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चे वो क्या होगा। अच्छा जरा देखो, क्योंकि यहां पे देखिए C कैपेसिटेंस है और यहां पे कैपेसिटेंस क्या है आपकी NC, तो यहां पे हम चार्ज निकाल लेते हैं पहले। चार्ज क्या देगा, Q इक्वल्स टू CV, यहां का चार्ज होगा जो कि पोटेंशियल V है। अगर हम लोग Q2 निकाले यहां से तो Q2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका N टाइम्स CV, कुछ ऐसा देगा। तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा यहां से, टोटल चार्ज अगर हम लोग निकाले यहां से, टोटल चार्ज क्या आएगा आपका, दैट इज नथिंग बट क्या देगा आपको, Q1 प्लस Q2। तो Q1 दे रखा है आपको CV प्लस क्या आ जाएगा आपका N टाइम्स CV। तो आप जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, तो CV आपका कॉमन हो गया, क्या बचेगा आपका 1 प्लस N, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हमसे टोटल न्यू पोटेंशियल पूछा हुआ है बच्चे कंबाइंड सिस्टम का, तो जो न्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, बेसिकली आपसे न्यू पोटेंशियल, तो क्या होगा यहाँ पे टोटल पोटेंशियल V, मतलब कॉमन कंबाइंड सिस्टम VC ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टोटल चार्ज, दिस इज फॉर द टोटल चार्ज अपॉन क्या रहेगा यहाँ पे, अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे आपका टोटल कैपेसिटेंस। अब बस आपको कैपेसिटेंस निकालना है। टोटल कैपेसिटेंस के लिए अगर आप देखो तो कैपेसिटेंस, देखिए डाइलेक्ट्रिक K रखा गया है। अच्छा देखो पहले जो है, अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इनिशियल देखें तो इनिशियल क्या होता है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब C डैश इक्वल्स टू हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या हो जाएगा D। तो ये क्या हो जाएगा, K टाइम्स C तो हुआ, तो यहां से हम टोटल कैपेसिटेंस को क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज तो आपको मिल गया, दैट इज CV, ये हो जाएगा 1 प्लस N। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चे, KC प्लस क्या होगा यहाँ पे आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका आपको कैपेसिटेंस दे ही रखा है, ये क्या हो जाएगा NC। तो C तो कॉमन आ जाएगा आपका, तो C कॉमन होके कट हो जाएगा, तो आ जाएगा V1 प्लस N अपॉन क्या देगा आपको K प्लस N, ये आ जाएगा बच्चे आपका नया पोटेंशियल। तो देखो भाई V1 प्लस N अपॉन K प्लस N कौन दे रहा है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन बच्चे क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन बच्चे क्या है आपका थर्ड है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि इन द सर्किट शोन फाइंड C, आपको ये C का वैल्यू निकालना है क्या होगा, और यहाँ पे और भी बहुत सारे दे रखे हैं, और कह रहा है कि होल सर्किट टू बी, अच्छा पूरे सर्किट का आपको दे रखा है कि जो C नेट है वो कितना है बच्चे, दैट इज 0.5 माइक्रोफैरेड, ये आपको C नेट दे रखा है। अब कह रहे हैं कि ऑल वैल्यूज इन द सर्किट आर इन माइक्रोफैरेड, जितने भी वैल्यूज हैं सारे कैसे हैं आपके माइक्रोफैरेड में। चलो भैया वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे अगर आप इन दोनों को देखो तो ये बच्चे कैसे हैं, दोनों सीरीज में हैं, तो इनको जरा सॉल्व करो। तो ये सीरीज में है तो मतलब सेम आइडेंटिकल कैपेसिटर है। आप जानते हो कि आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए बच्चे क्या होता है, हम लोग C बाई N लगाते हैं सीरीज में, तो कितना आ जाएगा इनका 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, ठीक है। इनका आ गया बच्चे 1 माइक्रोफैरेड, ये नेट कैपेसिटेंस आएगा। अब ये वाला 1 माइक्रोफैरेड, ये वाला 1 माइक्रोफैरेड के साथ क्या होगा बच्चे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा हम लोग बना लेते हैं, मतलब इस होल कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस है बच्चे वो कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड आ गया। अब इसके जरा आगे देखो, ये हो गया C, इसके आगे ये 2 माइक्रोफैरेड लगा हुआ है, यहां से कुछ ऐसे लगाया हुआ है, ये एक और ऐसे लगा है, फिर कुछ इसको ऐसे ऐड कर दिया है, यहां पे भी एक कैपेसिटर लगाया हुआ है एट दिस प्लेस ऑल्सो,
यहां पे, और इसकी नेट कैपेसिटेंस बच्चे कितनी आई है 2 माइक्रोफैरेड, और इसको कुछ ऐसे ऐड करके ये है बच्चे आपका ए, और ये क्या है आपका बी। ये दे रखा है आपको सी, और ये है 2 माइक्रोफैरेड, और इसका भी आपने निकाला है, ये भी कितना आया है आपका 2 माइक्रोफैरेड, और ये 2 माइक्रोफैरेड है, और ये भी 2 माइक्रोफैरेड है, और ये भी क्या है आपका 2 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, अब देखो फिर से ये दोनों क्या है सीरीज में है। अब इनको सीरीज में सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, फिर से क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड दे देगा। चलिए ये तो 1 माइक्रोफैरेड आ गया। अब जरा इस वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा ये कॉम्बिनेशन। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखो, अच्छा ये वाला तो सीरीज में हो गया, इसका जो नेट आ जाएगा वो कितना देगा आपको 1 माइक्रोफैरेड देगा। चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये कितना दे देगा आपको 4 माइक्रोफैरेड, इनका नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो चलिए हम लोग जरा इसको भी बना लेते हैं कि हमारा जो फाइनल कुछ दिखेगा वो कैसा दिखेगा। ये हो गया आपका सी, और इधर कुछ आपका नेट कैपेसिटेंस आ गया, वो कितना है बच्चे आपका 1, और इधर एक कैपेसिटर लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरेड का, इधर भी एक आपका नेट आया है जो कि कितना है आपका 4 माइक्रोफैरेड, और इधर कुछ ऐसे इसको जोड़ दिया गया है, और यहाँ पे क्या है आपका बी है, ये है ए और ये क्या है आपका बी है, ये इसका कैपेसिटेंस सी है। ये आया है बच्चे आपका 1 माइक्रोफैरेड, और ये दिया हुआ है, और ये अभी आपने कैलकुलेट किया है। अब जरा ध्यान से देखो 2 और 4 ये दोनों ही क्या है बच्चे आपके, ये दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मान लेते हैं इनका जो नेट कैपेसिटेंस है वो क्या है आपका सी डैश है। तो यहां पे जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी डैश इक्वल टू देगा आपको 1 अपॉन 2 प्लस क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन 4। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये ओवरऑल क्या देगा आपको 3/4 दे देगा। तो जब सी डैश का वैल्यू लिखोगे तो कितना देगा आपको, ये आ जाएगा आपका 4/3, ये दे दिया आपको सी डैश का वैल्यू। तो जरा सी डैश का वैल्यू रख जाओ यहाँ पे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे फाइनल बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये हो गया आपका सी, और ये कितना था आपका 1 माइक्रोफैरेड, और ये अभी आपने सॉल्व करा है, ये कुछ क्या आया है आपका 4/3 माइक्रोफैरेड, और इसको ऐसे ऐड कर दो, और ये आपका बी है, ये ए हो गया, और ये क्या आ गया आपका बी। अब जरा ध्यान से देखो भाई, इसका 4/3 है, और इसका कितना है 1 माइक्रोफैरेड है। तो ये दोनों कैसे हैं बच्चे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं यहाँ पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना है तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हो, सिंपली आपको ऐड करना है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 4/3, तो ये कितना दे देगा आपको 7/3 माइक्रोफैरेड देगा। आप जरा ध्यान से देखो कि ये जो 7/3 माइक्रोफैरेड और सी है ये दोनों सीरीज में है। तो अब जरा सॉल्व कर जाओ सीरीज के लिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी नेट इक्वल्स टू क्या देगा यहां से 1 अपॉन सी प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, जब इसका रिवर्स करोगे तो ये देगा आपको 3/7, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर जाओ। तो देखो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस होल वैल्यू मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं कि यहाँ पे क्या आया है आपका 1 अपॉन सी नेट इक्वल्स टू, ये आपका जो वैल्यू दे रहा है कितना दे रहा है 1 अपॉन सी प्लस 3/7, ये है आपका 1/c प्लस दे रखा है आपको 3/7, ये कुछ वैल्यू दे रखा है। अब इसको जरा सॉल्व करो तो यहां से क्या आ जाएगा 1 अपॉन सी एन इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 7 प्लस ये आ जाएगा आपका 3c अपॉन क्या देगा आपको 7c। अब अगर ध्यान हो आपको तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो नेट कैपेसिटेंस है बच्चे वो कितना है 0.5 माइक्रोफैरेड है। इसको जब रख के सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.5 माइक्रोफैरेड, ये क्या देगा आपको 7 प्लस 3c अपॉन क्या आ जाएगा 7c। यहां से डेसिमल हटाओ तो कितना चला जाएगा 2, तो 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7 प्लस 3c अपॉन क्या देगा आपको 7c। अब यहां से जरा सॉल्व कर जाओ तो यहां पे हो जाएगा 14c इक्वल्स टू 7 प्लस 3c, तो ये कितना बचेगा 11c इक्वल्स टू 7। तो c का जो वैल्यू आएगा वो कितना देगा आपको 7/11, ये आ जाएगा बच्चे आपका c का वैल्यू। तो c का वैल्यू देखो क्या दे रहा है 7/11। तो जरा देख लो भैया 7/11 किस में आ रहा है, तो 7/11 मतलब दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए देख बढ़ते बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 13 इन द फिगर शोन आफ्टर द स्विच S इज टर्न फ्रॉम द पोजीशन A टू पोजीशन B, द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटेंस। देखो भैया A को जरा थोड़ा सा अलग कर लो, ठीक है। तो देखो भैया A पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ये कैपेसिटर लगा हुआ है कुछ ऐसे, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, यहां पे हम लोग बैटरी लगा लेते हैं, ये इसका कैपेसिटेंस C दे रखा है। अच्छा आपसे पूछा क्या है,
आपसे यहाँ पे एनर्जी डिसिपेटेड पूछा हुआ है, तो ये बताओ जरा यहाँ पे कि यू इनिशियल क्या होगा। यू इनिशियल यहां से क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जरा इस वाले पोर्शन को बच्चे अलग करो, तो जब ई वाले पोर्शन को देखोगे तो यहाँ पे एक सी कैपेसिटेंस है और यहाँ पे क्या है आपका 3C है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि टर्न फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड द टोटल चार्ज। आपसे ये टोटल चार्ज पूछ रहा है। देखो जब दूसरे सर्किट में देखोगे तो यहाँ पे चूंकि सर्किट ये बैटरी से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज क्या हो जाएगा बच्चे, आपका आइसोलेट हो जाएगा, Q माइनस Q। तो देखो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि इस पे ये चार्ज है, ये कैपेसिटेंस, और ये क्या है आपका B है, यहाँ पे इसको अलग कर लिया गया है ऐसे। तो इस पे चार्ज तो बच्चे 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस पे चार्ज क्या होगा, Q इक्वल्स टू आप प्लस का CV यहाँ पे आ जाएगा और माइनस का CV यहाँ पे आ जाएगा। तो और यहां से हम लोग इसकी नेट कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो पोटेंशियल आएगा, इसका बस पोटेंशियल निकाल लो, बस दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या है C है और इसका क्या है 3C, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो जो यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना देगा बच्चे आपको, ये आ जाएगा आपका 4C। तो भाई यहाँ पे आपका चार्ज क्या है, CV है, तो जब V डैश निकालोगे तो क्या देगा आपको, ये आ जाएगा CV प्लस इस पे चार्ज क्या है 0 अपॉन क्या देगा आपको 4C। तो C से C चला गया, तो जो V डैश का वैल्यू है वो कितना देगा आपको, V/4 देगा। तो यहां से अब हम एनर्जी निकाल लेते हैं, तो हमें जो U फाइनल देगा, U फाइनल कितना आ जाएगा आपका हाफ। नेट कैपेसिटेंस बच्चे क्या है आपका 4C इंटू क्या बचेगा यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा आपका 16। इसको जरा सॉल्व कर लो तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8। सो देखो अल्टीमेटली क्या बचेगा यहाँ पे CV स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपको 8। अब बस आपको क्या पूछना है, आपसे एनर्जी डिसिपेटेड पूछा हुआ है, तो बस U फाइनल माइनस क्या कर जाओ यहाँ पे U इनिशियल कर जाओ। तो यहां से हम लोग एनर्जी निकाल लेंगे, U फाइनल माइनस क्या हो जाएगा आपका U इनिशियल। U फाइनल कितना है आपका CV स्क्वायर बाई 8 माइनस क्या हो जाएगा आपका हाफ CV स्क्वायर। तो ये 4 इधर आ जाएगा, क्या दे देगा माइनस का 3/8 CV स्क्वायर। माइनस इसलिए दे रहा है क्योंकि एनर्जी आपकी कम हुई है, इसलिए निगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो जरा देखो 3/8 CV स्क्वायर मतलब क्या होगा यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक बात और है, यहाँ पे अभी V को हमको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा। तो चलो भाई V को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आप जानते हो C इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो V को क्या लिख सकते हो, Q/C लिख सकते हो। तो जरा यहाँ पे लग जाओ, क्या हो जाएगा 3/8 C इंटू क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन क्या देगा, अच्छा V को रख रहे हो ना यहाँ पे, तो Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर आएगा। तो एक C से C चला जाएगा तो Q स्क्वायर बाई C आएगा, 3/8 Q स्क्वायर बाई C, यही दे देगा आपको फाइनल आंसर 3/8 Q स्क्वायर बाई C। मतलब क्या होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इन द फिगर शोन बिलो द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इस दे रखा है माइनस का 30 माइक्रोकूलम, और यहां पे कह रहे हैं, अच्छा लेफ्ट दे रखा है माइनस का 30, ये माइनस का 30 माइक्रोकूलम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर साइड क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका 30 माइक्रोकूलम। कह रहे हैं कि द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। यहां पे आपसे चार्ज पूछा है कि राइट साइड, अच्छा यहां का चार्ज आपसे पूछा है कि कितना होगा। तो जरा एक चीज ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, पहले तो ये देखो, तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो जाएगा आपका 6 4 10, ये आपको दे देगा क्या, नेट आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपको दे रखा है कि 30 माइक्रोकूलम बच्चे यहाँ पे क्या है, चार्ज दे रखा है। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 30 माइक्रोकूलम आपका चार्ज है, ये टोटल चार्ज हो गया। अब यहां पे ये चार्ज आपसे पूछा किस पे, 6 माइक्रोकूलम पे पूछा हुआ है, तो चार्ज आपका 6 माइक्रोकूलम पे क्या होगा, 6 अपॉन क्या होगा यहाँ पे 6 + 4 मतलब ये हो गया 10 इंटू क्या हो जाएगा आपका जो भी चार्ज गिवन है 30, तो इसको कट कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 18 माइक्रोकूलम, ये कुछ दे देगा आपको चार्ज। ठीक है, ये आ जाएगा आपका फाइनल चार्ज, क्योंकि ये 30 चार्ज तो पूरे सिस्टम का है ना, 30 माइक्रोकूलम ये वाला 30 हो गया। अब ये जो नेट कैपेसिटेंस है वो कितना है आपका C है, और किस पे पूछा हुआ है आपसे, 6 पे पूछा हुआ है, तो ये 6 आ गया, 6 अपॉन 10 इंटू क्या हो जाएगा आपका 30, तो ये क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 18 माइक्रो फैरेड नहीं होगा, माइक्रोकूलम होगा। मतलब चौथा ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका सही हो जाएगा, प्लस का 18 माइक्रोकूलम।
आते हैं बच्चे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द कैपेसिटर ए हैज अ चार्ज Q ऑन इट वेयर B इज अनचार्ज, द चार्ज अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर B अ लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज। देखो भाई यहाँ पे जब स्विच को आप क्लोज करोगे तो स्विच देखो एक्चुअली क्या होता है कि चाहे आप चार्जिंग करो या अनचार्जिंग करो, ये जो चार्ज होता है वो बच्चे क्या होता है आपका आइसोलेट रहता है। ठीक है, चार्ज आइसोलेट रहेगा। वो क्यों? क्योंकि एक माइनस प्लेट है एक प्लस प्लेट है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, मतलब कूलम फोर्स रहेगा। तो इसका मतलब क्या करेगा, वो अपोज करेगा इस चार्ज को फ्लो होने से। ठीक है, तो जिसकी वजह से अगर आप इसको क्लोज भी करते हो तो भी क्या होगा आपका चार्ज इधर नहीं आएगा। ठीक है, तो बी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा बच्चे आपका 0 होगा। तो मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्लस माइनस चार्ज की वजह से क्या होगा यहाँ पे कूलम फोर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है कूलम फोर्स। और वैसे भी चार्ज क्या होता है प्लेट्स के बीच का आइसोलेट होता है, तो बस याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका नेट जो चार्ज आएगा वो क्या होगा आपका 0 होगा, जब तक कोई भी हम एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाएंगे। चलिए देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 1 माइक्रोफैरेड और दूसरे का दे रखा है मैक्सिमम वोल्टेज बच्चे कितना है आपका 6 किलो वोल्ट, और V2 और इसका C2 भी दे रखा है। आपसे पूछा है कि व्हेन टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज द कंबाइंड सिस्टम कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ। तो कितना ये वोल्टेज को क्या कर सकता है स्टैंड कर सकता है, वही हमसे पूछा है। तो पहले तो Q1 निकाल लो, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका C1V1 होगा। तो ये दे रखा है आपको 1 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो 10 माइक्रो से किलो क्या होगा यहाँ पे, तो बेसिकली क्या आएगा यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पे हम लोग C1 लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -6 और 1 किलो वोल्ट दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 3। तो जो Q1 का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 6 मिली कूलम आ जाएगा। अगर आप Q2 को देखो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा यहाँ पे Q2 दैट इज ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू क्या होगा 4 इंटू 10 टू पावर 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 12 मिली कूलम, कुछ ऐसा आ जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है कि पूछा है व्हेन द टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड द कंबाइंड सिस्टम कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ। देखो यहाँ पे चूंकि सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो यहाँ पे जो भले ही यहाँ पे क्या हो चार्ज आपका अलग है, लेकिन जो चार्ज ये विथस्टैंड करेगा वो क्या होगा सीरीज में, क्योंकि चार्ज क्या होता है आपका सेम होता है, तो चार्ज क्या होगा आपका सिर्फ 6 मिली कूलम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि सीरीज में इनको ऐड किया गया है, तो पोटेंशियल पूछा हुआ है आपसे, तो भाई पोटेंशियल निकाल लो V1, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो जब V1 निकालोगे तो क्या देगा आपको, ये हो जाएगा आपका Q बाई C1, तो Q बाई C1 मतलब 1। तो अब यहां से सॉल्व करोगे तो कितना दे देगा आपको, अच्छा Q कितना है आपका बेसिकली 6 इंटू 10 टू पावर 3 और ये है 1 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 टू पावर -6। तो ये कितना बचेगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका कितना इंटू 10 टू पावर 9, ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका 6 इंटू नहीं भाई ये कितना आया है आपका मिली कूलम है ना, तो -3 होगा। अब ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 3 बचेगा। ठीक, अब सही लिखा हुआ 6 किलो वोल्ट। अगर हम लोग V2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन क्या देगा यहाँ पे आपको यही रखा है 3 माइक्रो, मतलब कितना हो जाएगा 10 टू पावर -6। ये कितना बचेगा आपका 2 इंटू क्या आ जाएगा आपका 10 टू पावर 3। तो बस यहां से नेट निकालना है आपको पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे V1 प्लस V2, तो कितना दे देगा ये 6 टू 8 इंटू 10 टू पावर 3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 8 किलो वोल्ट। तो मैक्सिमम पोटेंशियल जो ये विथस्टैंड कर सकता है वो कितना होगा आपका तीसरा ऑप्शन होगा, दैट इज द 8 किलो वोल्ट। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द हाफ ऑफ द पैरेलल स्पेस बिटवीन। देखो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कह रहा है कि हाफ स्पेस को बच्चे क्या कर दिया गया है फिल कर दिया गया है बाय ए मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। एज्यूम दैट द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इन एयर इज सी। यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक यूज किया गया है एप्सिलॉन आर और इधर क्या है बच्चे आपका एयर रहेगा। तो जरा देखो भाई इसकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो क्या होगी, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 मान लेते हैं। C1 इक्वल टू क्या देगा आपको K एप्सिलॉन नॉट ए। अच्छा यहाँ पे चूंकि एप्सिलॉन आर दे रखा है हमको तो हम लोग आर यूज करेंगे। चलो रिलेटिव परमेबिलिटी, तो बेसिकली हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जो C1 का वैल्यू है वो कितना है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये क्या दे देगा आपको A अपॉन क्या देगा यहाँ पे, देखिए हाफ में किया गया है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आधी रहेगी D/2 और इधर भी क्या हो जाएगा आपका D/2 हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस, ये आ जाएगा d/2। तो C1 का वैल्यू क्या देगा आपको 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये क्या आ जाएगा आपका a अपॉन क्या देगा आपको ये कितना आएगा आपका d, कुछ ऐसा वैल्यू दे देगा। और c का यहां से मान लेते हैं जो आधा बचा वो क्या है C2 है, इसके लिए जब निकालेंगे तो कितना आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन क्या देगा बच्चे आपको d देगा। ठीक है, चूंकि एयर में हमसे बोला है c है, तो जो c का वैल्यू होगा वो कितना होगा एप्सिलॉन नॉट a/2। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका सीरीज एक कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो यहां से जब हम लोग नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वहां पे C नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस क्या आएगा आपका 1/C2। तो यहाँ पे बस वैल्यू रख जाओ, तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा D अपॉन क्या देगा आपको 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a प्लस क्या होगा यहाँ पे D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। एक काम कर लेते हैं हम लोग यहां से, तो इसको जरा हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/C नेट, ये नेट होगा आपका C नेट इक्वल्स टू कुछ कॉमन ले लेते हैं D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट r प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो 1/C ही लिख सकते हो, तो 1/Cn इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, ये दिस इज नथिंग बट 1/C। ठीक है, ये क्या होगा आपका 1/C एप्सिलॉन नॉट a, मतलब 1/2C लिख सकते हैं इसको। अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन r अपॉन क्या देगा आपको एप्सिलॉन r। अब बस इसको रिवर्स कर दो तो यही हो जाएगा बच्चे आपका आंसर। तो जो Cn देगा हमको वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2C एप्सिलॉन r अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस एप्सिलॉन r, ये हो जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर। तो 2C एप्सिलॉन r अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन r, अब देखोगे तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा बच्चे आपका सही होगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट द पॉइंट C इज कनेक्टेड टू द अर्थ एंड द पोटेंशियल ऑफ प्लस 200, यहाँ पे दे रखा है 2000 वोल्ट इज गिवन टू द पॉइंट A, द पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल B पे कितना होगा ये आपसे कह रहा है। तो कह रहा है कि पॉइंट C इज कनेक्टेड टू द अर्थ एंड द पोटेंशियल ऑफ 2000 वोल्ट इज गिवन टू द पॉइंट A। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से कि ये क्या है आपका सीरीज में दे रहा है, तो यहाँ का जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा आपका 5 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे 10 है तो मतलब 5 और 10 कितना हो जाएगा आपका 15। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको 5 माइक्रोफैरेड, ये हो गया B, ये कितना हो गया आपका 15, ये हो गया आपका C पॉइंट, यहाँ पे अर्थिंग कर दी गई, यहाँ पे क्या हुआ A, यहाँ पे क्या हुआ B, और इधर क्या हो गया आपका C पॉइंट। तो आपसे पूछा है कि पोटेंशियल बच्चे B पे कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर हम लोग B पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ दे रखा है आपको, ये कितना है आपका 15 माइक्रोफैरेड, और ये कितना हो जाएगा बच्चे आप, अच्छा ये दे रखा है कितना है आपका 5 माइक्रोफैरेड। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, पोटेंशियल निकालना है। जब पोटेंशियल निकालेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए अगर हम लोग निकालें यहां से VA माइनस का क्या होगा आपका VB इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा हमको ये C2 अपॉन क्या आ जाएगा आपका C1 प्लस C2, ये कुछ ऐसा आएगा, और इनटू क्या हो जाएगा यहां से VA माइनस का VC, कुछ ये वैल्यू देगा। तो यहां से जरा सॉल्व कर जाओ VA माइनस VB, अच्छा VB हमको निकालना है, VA हमको दे रखा है क्वेश्चन में कितना है पोटेंशियल एट अ पॉइंट A, मतलब ये 2000 दे रखा है, 2000 माइनस कितना होगा आपका VB, अच्छा C2 हमने निकाला है मतलब 15, C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चे आपका 20, और VA माइनस VC, VA दे रखा है आपको 2000 और VC कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो जरा यहां से आप फर्दर सॉल्व कर जाओ तो कितना होगा यहाँ पे 2000 माइनस आ जाएगा आपका VB, इसे सॉल्व करोगे 3, ये क्या आ जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू क्या आएगा आपका 2000, तो यहाँ पे क्या देगा आपको 4 5 6 1500 बच जाएगा यहाँ पे आपका 1500। तो यहां से जब VB निकालोगे तो VB इक्वल टू क्या देगा आपको, ये 2000 माइनस क्या दे देगा आपको 1500, और ये आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना देगा आपको 500 वोल्ट, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चे आपका 3rd। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है और यहाँ पे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रखा गया है, इसका क्या है K1 है, इसका क्या है K2 है और इसका क्या है K3 है। तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसीडर करो और फिर जो नेट आएगा उसको क्या कर लो, इसके सीरीज में कंसीडर कर लो। ठीक है, बस यहाँ पे चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। देखो भाई C1 क्या हो जाएगा,
एरिया दे रखा है आपको a/2 और डिस्टेंस टोटल d है तो हाफ कितना होगा, ये d/2 भी दे रखा है। तो C1 इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, ये हो जाएगा K1 आपका, यहाँ पे हो गया कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा a/2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है बच्चे d/2। ठीक है, तो C1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा तो K1 ये देगा आपको एप्सिलॉन नॉट a अपॉन क्या आ जाएगा आपका d। यहां से अगर हम लोग C2 के लिए कैलकुलेट करें तो जो C2 देगा यहां से वो क्या देगा आपको, ये हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा आपका a/2 और यहाँ पे क्या आएगा आपका d/2। तो ये फिर से 2 चला जाएगा तो जो C2 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन क्या देगा बच्चे आपको d। तो इनको पैरेलल है तो इनको ऐड कर लो। देखो जब इनको ऐड करोगे तो मान लेते हैं वो C डैश मिलेगा आपको, तो कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। तो यहां से एक बात तो क्लियर है, इसको क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d ले लिया आपने कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, कुछ ऐसा बचेगा K1 प्लस K2 ये बचेगा। अच्छा अब ये एयर की कैपेसिटी है आपकी, ठीक है, तो अगर हम लोग एयर की कैपेसिटी यहाँ पे लिख दें तो C डैश इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं C, ये क्या हो जाएगा आपका K1 प्लस K2 कुछ ऐसा दे देगा। अब जरा इसके लिए सॉल्व कर जाओ K3 के लिए, मान लेते हैं बच्चे इसके लिए क्या है आपका C3 है, तो C3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट और ये कितना बचेगा, इसका एरिया आपको a दे रखा है, a अपॉन कितना हो जाएगा d/2 मतलब 2 आ जाएगा ऊपर, तो 2K3 एप्सिलॉन नॉट a/d हो जाएगा। अब ये C डैश और C3 कैसे देंगे आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं 1/c नेट। तो देखो C नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/c, ये क्या देगा आपको K1 प्लस K2। अब अगर आप ध्यान से देखो यहां से तो आप यहां पे भी क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट a/d लिखा हुआ, तो इसे भी आप क्या लिख सकते हो, C लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये कुछ ऐसा दे देगा आपको 2K3 और साथ में क्या रहेगा आपका C रहेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इक्विवेलेंट की बात करें यहां से, तो आप इक्विवेलेंट के टर्म में क्या लिखोगे, यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, C तो आपका कॉमन है, तो यहां से हम क्या लिखते हैं, देखो अगर आप इक्विवेलेंट लिखोगे पूरे का तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे तो लिखोगे K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट a/d, इसका मतलब K इंटू क्या लिखोगे बच्चे C। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम लोग, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो D क्या होगा यहाँ पे आपका, इसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन K इक्विवेलेंट और साथ में क्या रहेगा आपका C रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन C K1 प्लस K2 और प्लस क्या रहेगा यहाँ पे 1 अपॉन 2K3 और साथ में क्या रहेगा आपका C रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से C आपका कट हो जाएगा, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 अपॉन K इक्वल्स टू क्या आया है K1 प्लस K2 प्लस 1 अपॉन 2K3, यही आपको दे देगा फाइनल रिजल्ट। तो जरा देखो भाई फाइनल रिजल्ट कौन सा दे रहा है ये, तो K1 K2 2K3 ये आ जाएगा आपका, दूसरा ही आंसर क्या होगा आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, तो यहाँ पे ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में आप जोड़ोगे तो कितना देगा आपको, ये आ जाएगा आपका C/3, जब इनको आप ऐड करोगे ये आ जाएगा क्या बच्चे C/3। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे आपके पैरेलल में हो जाएंगे, तो पैरेलल में निकालोगे तो 1 अपॉन C नेट इक्वल टू क्या देगा, दैट इज C/3 प्लस क्या आ जाएगा आपका C। तो यहां से हम लोग निकालेंगे 1 अपॉन C नेट इक्वल टू क्या देगा आपको 4C/3, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो C नेट अगर हम लोग निकालेंगे तो देखो भाई, अरे यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो अपॉन क्यों लिखेंगे हम लोग, ये हम लोग पैरेलल है तो भाई C नेट लिखेंगे ना हम लोग यहां से, तो C/3 प्लस क्या हो जाएगा C, तो ओवरऑल कितना देगा आपको 4C/3, यही आ जाएगा बच्चे आपका नेट कैपेसिटेंस। तो यही आपका ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, मतलब 20वें का चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए कह रहे हैं कि 4 कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर। आपसे पूछा है एनर्जी स्टोर्ड, तो नेट पहले कैपेसिटेंस निकाल लो, ये 4 और 4 कैसे हो गए पैरेलल, तो यहाँ पे दे दिया 8, तो देखो क्या बचेगा यहाँ पे 4 बचा। अब देखो मिली माइक्रोफैरेड दे रखा है यहाँ पे, तो मतलब ये नैनो फैरेड है, तो 4 नैनो फैरेड दे रखा है आपको। ठीक है, ये बात समझिएगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन, इसका 4 इसका 8 इसका क्या हो गया 4। तो बेसिकली जब हम लोग नेट निकालेंगे तो कितना देगा 1 अपॉन C इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस क्या देगा यहाँ पे 1 अपॉन 4। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1/4, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस क्या आ जाएगा आपका 1/8। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो 4 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/8, तो यहां से C का वैल्यू कितना आएगा आपका 8/5 दे देगा। अब यहां से एनर्जी निकाल लो, तो आप जानते हो U इक्वल टू कितना होता है हाफ CV स्क्वायर। अब बच्चे ये जो दे रखा था आपको एनर्जी,
ये नैनो जो कैपेसिटेंस आया है आपको किसमें आया है कि नैनो फेरेड में आया है, ये बात याद रखिएगा। हाफ सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 8/5 इंटू क्या होगा यहाँ पे 10 टू पावर माइनस का 9, और यहाँ पे दे रखा है आपको 10 टू पावर सॉरी पोटेंशियल कितना है आपका 15, तो यहाँ पे 15 इंटू क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर करोगे ना, तो ये आपका कट हो जाएगा यहाँ से। अब 2 4 जा तो ये आ जाएगा 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 12 इंटू क्या रहेगा यहाँ पे, अच्छा 4 ये बचा आपका 3 ये बचा और 15 ये बचा है, 12 इंटू 15 इंटू क्या आ जाएगा आपका 10 टू पावर माइनस का 9 जूल। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, तो 15 2 जा कितना हो जाएगा 30 एंड 15 बन जाए 15 और 3 कितना दे देगा 18, तो ये आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा 10 टू पावर माइनस का 9। और आप जानते हो कि इसे आप कैसे लिख सकते हो, 1 जूल अर्ग में आंसर दे रखा है, तो 1 जूल इक्वल टू कितना होता है 10 टू पावर 7 होता है, तो यहां से लिख सकते हो 180 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 9 इंटू क्या आएगा 10 टू पावर 7 अर्ग, कुछ ऐसा आएगा। अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो क्या देगा आपको 1.8 अर्ग्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका मतलब 21st का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे आपका सेकेंड। कह रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बच्चे एनर्जी क्या होती है U इक्वल्स टू हाफ, ये होता है आपका CV स्क्वायर, यहाँ पे पोटेंशियल दे रखा है तो E इक्वल्स टू क्या होता है हम लोग लिख सकते हैं V/D, तो V को क्या लिखा जा सकता है E इंटू डी के इक्वल, तो इसको जरा रख जाओ तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ C इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से E स्क्वायर इंटू क्या होगा यहाँ पे D स्क्वायर। अब हमसे पूछा है कि एनर्जी डेंसिटी बच्चे क्या होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये बात याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है E स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कर लो जरा कि यहाँ पे जो E का वैल्यू है, ठीक है, वो क्या करना पड़ेगा हमको, E तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, C का जरा सब्स्टिट्यूट कर जाओ, तो C को जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा हाफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट A, ये हो जाएगा E स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन क्या देगा बच्चे आपको D देगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे D आ जाएगा। तो एक काम कर लो इसमें जरा कि हमसे पूछा है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो बेसिकली वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एनर्जी डेंसिटी, ये हमसे पूछा हुआ है, तो इक्वल टू क्या होगा, हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम मतलब इसके नीचे वॉल्यूम जाएगा और इसके यहाँ पे भी आएगा, तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे हाफ, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर और साथ में क्या है आपका D स्क्वायर है अपॉन क्या रहेगा यहाँ पे A इंटू D, और एक D आपका और बच रहा है, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा यहाँ से A से A चला जाएगा, D स्क्वायर से D स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ से जो एनर्जी डेंसिटी बचेगी वो कितनी आ जाएगी बच्चे आपकी एनर्जी डेंसिटी विल बिकम्स, ये आ जाएगा आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आएगा आपका E स्क्वायर, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आपका करेक्ट होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। आता है क्वेश्चन नंबर 23 पे, कह रहा है इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफेरेड व्हेन द 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी इज 4 माइक्रोफेरेड, तो कह रहा है कि कौन सी पॉसिबिलिटी बच्चे क्या होगी आपकी सही होगी, और तीनों का क्या दे रखा है यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड दे रखा है, तो भाई 2 को सीरीज में जोड़ लो, ये 2 सीरीज में हो गए और 1 को पैरेलल जोड़ दो, तो बस यही जो कॉम्बिनेशन बना देगा आपको नेट कैपेसिटेंस 6 दे देगा, तो ये 4 है माइक्रोफेरेड और ये दूसरा भी क्या है आपका 4 माइक्रोफेरेड है। देखो ये कितना आ जाएगा, जब 4 करोगे तो यहाँ पे 2 दे देगा और इसका हो जाएगा 4, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका 6 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। इसका मतलब 2 कैपेसिटर आर इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा बच्चे आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता था इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन एज शोन इन द फिगर। देखो भाई यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप पोटेंशियल की बात करो तो ये C है और ये C दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा आपका पोटेंशियल सेम होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा C आपका इनएक्टिव हो जाएगा, तो जहां पे नेट जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाएगा आपका C, चूंकि दोनों पैरेलल में है तो कितना दे देगा आपको 2C दे देगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा आपका सेकंड होगा, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखिएगा कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, देखो यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि आप जानते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपका पोटेंशियल सेम होता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल तो सेम है ना, ये बात समझिएगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस मान लेते हैं कि V1 आपका कम हुआ है और इसके अक्रॉस भी V1 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा B माइनस V1 और यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा B माइनस का V1।
तो बस आपका क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से नेट कैपेसिटेंस आपको इन दो कैपेसिटर की वजह से मिलेगा। तो आपका नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, 2C। तो बच्चे ये था आपका पहले 24 क्वेश्चन का डिस्कशन, और इसके बाद का जो डिस्कशन है वो आपको रोहित सर कराएंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों। हाँ बच्चा, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन को सॉल्व करना। और जो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें बोला गया कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 3 माइक्रोफैराड आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस विच मे बी ऑब्टेन्ड बाय दीज आर। आप सबको पता है कि अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे हर एक कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन पर जो आपका चार्ज होता है वो डिफरेंट होगा, लेकिन प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अपना ये फार्मूला होता है। अगर यही आइडेंटिकल कैपेसिटर ले लेंगे हम लोग तो सी एस बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई एन हो जाएगा। ये अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर है। और ये तब होता है अगर हमें कैपेसिटेंस को मिनिमाइज करना होगा, अगर हमें कैपेसिटेंस को कम करना होगा तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर होंगे तो वो हो जाएगा n इंटू सी। और अगर हमें ओवरऑल कैपेसिटर इंक्रीज करना होता है तो फिर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं। तो यहां पर आपसे बोला गया कि मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो मिनिमम का मतलब है आपको कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करना है। और मैक्सिमम का मतलब है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना है। और अगर हम बात करें 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 3 माइक्रोफैराड, मतलब सब के सब आइडेंटिकल कैपेसिटर है। तो अगर सी एस बराबर लिखा जाए तो सी बाई एन। तो अगर मिनिमम कैपेसिटेंस की बात करें तो सबका कैपेसिटेंस कितना है, 3। नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं, 3। तो योर आंसर इज 1 माइक्रोफैराड। ओके, ये मिनिमम की बात हो गई। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम पे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा n इंटू सी, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर 3, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज ऑल्सो 3 माइक्रोफैराड, देन मैक्सिमम कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड। तो हेंस क्वेश्चन नंबर 25 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका रहा। ओके, तो हमें छोटी सी बात याद रखनी थी कि अगर हमें कभी भी कैपेसिटेंस ओवरऑल, मतलब जो सी एस आता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन पे, वो हमेशा जितने भी हम लोग कॉम्बिनेशन पे ग्रुपिंग में यूज कर रहे थे उससे भी क्या होता है, छोटा होता है। और पैरेलल पे क्या होगा, जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो मिनिमम की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करना है, मैक्सिमम की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 26, द इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर। अगर आप देखोगे बच्चा तो ये 2 और 2 ये सीरीज पर है। तो अगर ये सीरीज पर होंगे तो बेटा सीरीज के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, 1/2 प्लस 1/2, 1/c डैश लिख लिया। तो यहां से c डैश और क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड। ओके, ये वाला 1 माइक्रोफैरेड और ये वाला 1 माइक्रोफैरेड। अब जो ओवरऑल फिगर बनेगा आपका, ये 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, ये 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, ये 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। और ये ए और बी और ये 1 माइक्रोफैरेड हो गया। तो बेटा ये जो 1 माइक्रोफैरेड है ये अब किस में हो जाएगा, पैरेलल पे हो जाएगा। जब ये पैरेलल पे हो जाएगा तो फिर यहां पर इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी डबल डैश 2 माइक्रोफैरेड। और जब ये 2 माइक्रोफैरेड आएगा तो अब जो कॉम्बिनेशन, अब जो आपको ग्रुपिंग दिख रही होगी, कुछ ऐसी दिख रही होगी। अब ध्यान से देखिए, ये 2 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड किसमें होंगे, ये सीरीज सॉरी ये आपके किसमें होंगे बच्चा,
ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन पर होंगे। जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन पर होंगे तो फिर यहां पर सी ट्रिपल डैश आएगा 1 माइक्रोफैरड, और जब ये 1 माइक्रोफैरड बन गया अब आप देख रहे हैं ए और बी के बीच ये दो आपको कैपेसिटर दिख रहे हैं, और ये आपका किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आ रहा होगा। और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पर तो दोनों को ऐड करेंगे हम लोग 1 + 1, तो आंसर कितना आ जाएगा सी ए बी आपका आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ओके, तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड ऑप्शन सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इफ देयर आर n कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्टेड टू v वोल्ट सोर्सेज देन द एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो C नेट होता है वो n इंटू सी होता है, n इंटू सी होता है। और उसके बाद जो टोटल वोल्टेज होता है वो सप्लाइड वोल्टेज की क्या होता है? बराबर होता है। जो टोटल वोल्टेज होगा वो सप्लाइड जिससे भी आप कनेक्ट करो, जो भी आपका सोर्स है उसके क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां पर अगर हम स्टोर्ड एनर्जी निकालें तो स्टोर्ड एनर्जी होता है 1/2 इंटू टोटल कैपेसिटेंस इंटू वी टोटल का स्क्वायर। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ये n इंटू सी हो गया और ये हो गया वी स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज। अच्छा बेटा, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो अगर कैपेसिटर है उनको आप पैरेलल पे कनेक्ट करिए या सीरीज पे कनेक्ट करिए तो टोटल चार्ज और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कॉम्बिनेशन पे क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन जो टोटल एनर्जी जितना स्टोर हो रहा है वो दोनों केसेस पे क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। और उसका जो फाइनल रिजल्ट याद रखना, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन भी होगा तब भी आपका यही फाइनल रिजल्ट होगा 1/2 NC V स्क्वायर। 28, if an object is placed unsymmetrically between two plane mirrors inclined at angle of 72 degree, the number of images, देखो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए 360/θ n बराबर, तो अगर हम बात करें 72 से डिवाइड करें तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस की बात करें तो अगर हम बात करें जैसे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट या तो 4 होंगे या तो 5 होंगे या तो 10 होंगे, कभी 10.2 नहीं हो सकते। तो उसी तरह यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस आपके क्या होंगे? 5 होंगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन से होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29, अ प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू एट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मूव कौन कर रहा है? प्लेन मिरर मूव कर रहा है, और कितने सेंटीमीटर से? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यू कैन सी योर इमेज इन इट, एट व्हाट स्पीड विल योर इमेज अप्रोच यू। तो अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर के केस पे आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो अगर यहां देखा जाए तो वी आई माइनस वी एम माइनस वी ओ माइनस पी एम। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 2VM माइनस वी होगा। ये एक रिजल्ट आ गया अपना। अब अगर ध्यान से देखो तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो तो अपनी जगह पे खड़ा है, तो वीओ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जो मिरर है वो कितने से मूव कर रहा है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो वी आई बराबर 2 इंटू 10 माइनस 0, देन योर आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा, तो सभी ऑप्शन यहाँ पे खराब है। ये अगर आप एग्जाम देने के बाद देखेंगे तो ये बोनस मिल जाएगा आपको इस पे। ओके, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज अ क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, then the distance of the object from the mirror is। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? प्लस साइन के साथ होता है।
और जो इमेज बन रहा है वो 1/4 है। वो क्या है? 1/4 है। तो अगर हम लैटरल मैग्निफिकेशन की बात करें तो एक तरह से 1/4 दे रखा है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यू आपसे पूछा जा रहा है, और एफ दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक फार्मूला लिख देता हूं। अगर मिरर की कंडीशन है, अब मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं, यहां पे आप इतना वाला रिलेशन ले सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर। तो m बराबर f अपॉन f माइनस यू। जो चीज मेरे को कैलकुलेट करनी है वहां पे मैं साइन की जो साइन का जो टेबल है वो यूज नहीं करूंगा, तो मेरे को जो लास्ट में आंसर मिलने वाला है वो साइन के साथ मिलने वाला। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन तो मैंने प्लस के साथ लिख दिया है। फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, प्लस साइन के साथ ही लेना है। ये 120 हो गया, 30 माइनस यू, तो यू बराबर कितना आ गया? माइनस का 90 सेंटीमीटर, माइनस का 90 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो क्वेश्चन आ रहा है 30 का एफ एम बराबर, तो आपका आंसर क्या दिखेगा यहाँ पे? माइनस का 90 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, करें द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है बच्चा, इज 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन वेयर एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड टू फॉर्म एन इमेज मैग्निफाइड 2 टाइम्स व्हेन द इमेज इज रियल। देखो इमेज रियल होगा तो जो लेटरल मैग्निफिकेशन है वो निगेटिव साइन के साथ यूज करने वाले हो, और 2 टाइम्स है तो मतलब जो m की वैल्यू दे रखी है जो m की वैल्यू दे रखी है वो क्या हो जाएगा? माइनस का 2u हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी साइन के साथ क्या आने वाला है? माइनस आने वाला है। तो यहां पर भी आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेयर एन ऑब्जेक्ट, यू यहां भी निकालना है। तो आप वही जो इसके पहले मैंने फार्मूला होता है m बराबर f अपॉन f माइनस यू। m की जगह पर आप -2 f -20 -20 माइनस यू। देखो माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। -20 माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। और यहां से ये आपका u बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर। जो u का साइन होता है वो निगेटिव भी होता है, और कितनी डिस्टेंस पे रखना है? 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना है। तो 31 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 31 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 32, वर्चुअल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस एन इमेज विच इज। देखो इसके लिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये फोकस हो गया। ये डाटा आप चेंज भी कर सकते हो। बस देखो यहां से कॉन्वेक्स लेंस से जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कितने सेंटीमीटर पे रखा है? 40 सेंटीमीटर पे। तो आप सब लोग जानते हो कि इमेज भी 40 सेंटीमीटर पे बनेगा। और मैंने यहां पे कहीं एक कॉन्वेक्स मिरर रख दिया, तो इसके हिसाब से इमेज यहां कहीं आएगा। और ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हम लोगों ने ले ली, 40 से कम ही लेनी है, कि इसके द्वारा जो भी आपको ऑब्जेक्ट बने, इसके द्वारा जो भी आपका ऑब्जेक्ट बने यहां कहीं। तो अब देखो यहां की अगर हम बात करें तो यहां पर इसके द्वारा इमेज बन रहा होगा। जो इमेज बनेगा वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो यहां पर हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, और यहां से रे लाइट आपकी क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। और जब रिफ्लेक्ट होगी तो फिर आपका जो फाइनल इमेज बनेगा, वो रियल होगा, मैग्नीफाइड होगा, और देखो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा होगा ना, ठीक। तो इसके रेस्पेक्ट में कैसा हो जाएगा? आपका इरेक्ट होगा, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं कहां पे क्या है। रियल, मैग्नीफाइड एंड अपराइट, मतलब सीधा। तो आपका 32 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए 33, two vertical plane mirrors are inclined at an angle of 60 degree with each other. A ray of light traveling horizontally is reflected first from one mirror and then from the other mirror. Then the resultant deviation is। क्या बोल रहा है? दो वर्टिकल प्लेन है जो एक दूसरे से
टू वर्टिकल प्लेन 60 डिग्री the light traveling horizontally is reflected first from one mirror and then ठीक है। अगर दो मिरर होंगे आपके, अगर आपके दो मिरर हैं और ये अगर आपसे बोला गया कि 60 डिग्री पर इस तरह इंक्लाइंड है, तो जब डबल दो प्लेन मिरर होते हैं तो वहां पर जो डेविएशन एंगल होता है, जो डेविएशन एंगल होता है वो होता है 360 माइनस 2 थीटा। 360 माइनस 2 थीटा, थीटा आपका 60 डिग्री हो गया, तो 360 माइनस 120 डिग्री और ये हो जाएगा 240 डिग्री। ओके, ये तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्लियर है यहाँ पे। ऑन रोटेटिंग अ प्लेन मिरर द रिफ्लेक्टेड रे, अगर प्लेन मिरर है आपका, अगर आप इसको रोटेट कर रहे हो, ये आपका नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपने इसको रोटेट किया है, अगर आपने इसको रोटेट किया है, अगर आपने इसको रोटेट किया है थीटा एंगल से, ठीक है ना, तो जब आपने रोटेट किया इसको तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, रोटेट होंगी। अब आपका नॉर्मल इधर ना हो गया, नॉर्मल क्या हो जाएगा, अब आपका नॉर्मल ये हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा एन डैश, और यहां से ये जो इंसिडेंट लाइट रे होगी उसके लिए फिर आपका जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट हो जाएगी, 2 थीटा रोटेट हो जाएगी। तो उसके हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन सही है कि रोटेट थ्रू एन एंगल विच इज ट्वाइस दैट ऑफ मिरर। क्वेश्चन नंबर 35, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज। एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो कॉन्वेक्स मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा जो इमेज होता है, जो इमेज होता है वो हमेशा आपका फोकस और इसके बीच में होगा, और आपका वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा, डिमनिश होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड डिमनिश होगा। ठीक ना, रियल ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहां पे देख लेते हैं कहां पे अपने को मिल रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो 35 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 35 का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। 36, a convex mirror of focal length 10 centimeter and form an image which is half of the size of object, the distance of object from the mirror। देखो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। जब ये वर्चुअल इमेज बनेगा तो यहां पर आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो +1/2 होगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा, +1/2 होगा, और फोकल लेंथ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। फोकल लेंथ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा गया यू, तो एक बार फिर वही फार्मूला लगाएंगे, एफ एम बराबर एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये 1/2 हुआ आपका 10 माइनस यू, तो 10 माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा 20, तो यू बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यू तो हमेशा माइनस रहना ही है, और यहां पर जो आपका 36 का ऑप्शन दिख रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, एट व्हाट एंगल मस्ट टू प्लेन मिरर्स बी प्लेस्ड सो दैट द इंसिडेंट एंड रिजल्टिंग रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। अगर बात की जाए तो यहां पर दो प्लेन मिरर ओके, यहां पर अगर हम बात करें तो दो प्लेन मिरर हैं और यहां पर जो पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। अगर पैरेलल होंगी तो यहां पर जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, जो डेविएशन एंगल होगा, जो डेविएशन एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर हम बात करें तो डेविएशन एंगल 360 माइनस 2 थीटा, ये 180 आया, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो 2 थीटा और 180 डिग्री, तो थीटा और क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ओके,
तो ये आपका आया, तो आपका फोर्थ ऑप्शन से होगा, तो ऑप्शन नंबर 37 का आपका फोर्थ। 38, a boy stands straight in front of a mirror at a distance of 30 centimeter away from it. He sees his erect image whose height is 1/5 of his real height. The mirror he is using is, बेटा देखो यहाँ पर एक तो इरेक्ट इमेज दिख रहा है, इरेक्ट इमेज दिख रहा है, और इरेक्ट इमेज वो भी कितना, 1/5। तो अगर इरेक्ट इमेज डिमनिस है, अगर इरेक्ट इमेज डिमनिस है आपका, तो हमेशा आपका कौन सा लेंस होने, कौन सा मिरर होने वाला है, कॉन्वेक्स मिरर होने वाला है। कौन सा मिरर होने वाला है, कॉन्वेक्स मिरर होने वाला है। अगर लार्ज होता, ठीक ना, मैग्नीफाइड होता, तो फिर कॉनकेव मिरर होता, लेकिन यहाँ पे इमेज जो बन रहा है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डिमनिश है, तो हिसाब से आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो 38 का आपका सेकंड ऑप्शन है। 39, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट is larger than the object. The image formed by a convex mirror of a real object is larger than the object. बेटा कॉन्वेक्स मिरर है, और इसके द्वारा जो रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो भी इमेज बनेगा वो हमेशा डिमनिश होगा, वो हमेशा क्या होगा, डिमनिश होगा, ठीक है ना। तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता रियल ऑब्जेक्ट के लिए, तो फिर यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। तो 39 का आपका फोर्थ ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड स्पीड रिमेन सेम। हाँ, रिफ्लेक्शन के दौरान जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो सेम रहता है, सिर्फ इंटेंसिटी चेंज होता है, जबकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब क्या रहता है, सेम रहता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया। कह रहा व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ इज चेंज, नहीं भैया, इंटेंसिटी चेंज होता है, वो भी इंटेंसिटी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो 40 का आपका सेकंड ऑप्शन हुआ। 41, आपको मैच करना है कि कौन सा सही होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए एम बराबर -2, एम बराबर -2, अगर -2 आ रहा है तो एक तो ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए तो होता ही नहीं। तो कॉनकेव मिरर हो गया। -2 का मतलब क्या है, जो इमेज होगा वो कैसा होगा बच्चा, माइनस साइन आ रहा है तो मतलब रियल इमेज होगा। तो ए के लिए ये सही हो गया। अब हम बी की बात कर लेते हैं। अगर हम बी की बात करें तो एम बराबर -1/2, एम बराबर -1/2। अगर एम बराबर -1/2 है तो बेटा अगर आपको याद हो कि अगर आपका जो कॉनकेव मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन एक से कम भी होता है, एक से ज्यादा भी होता है, और एक के बराबर भी होता है। तो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच पे, ठीक है ना, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो आपका -1 के बराबर आता है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं रख देते हो तो आपका निगेटिव तो होता है, लेकिन वैल्यू एक से क्या होती है, कम होती है। तो फिर एक बार ये कॉनकेव मिरर होगा माइनस की वजह से, और 1/2 मतलब रियल इमेज अभी भी बनेगा। तो बी का बी एंड सी सही होगा। सी की बात करते हैं, एम बराबर +2। अगर एम बराबर +2 है तो बेटा देखो बड़ा आ रहा है, एम इज ग्रेटर देन 1, कॉन्वेक्स मिरर तो कॉनकेव मिरर तो होगा ही होगा, प्लस अब आपका प्लस आ रहा है तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो ये बी एंड डी हो जाएगा, बी एंड डी हो जाएगा। अगर हम डी की बात करें, कह रहा है एम बराबर +1/2। अगर प्लस आ रहा है तो बेटा एक तो अच्छा प्लस आ रहा है, देखो प्लस आ रहा है, क्योंकि अगर कॉनकेव मिरर होगा तो उसके लिए एम की वैल्यू इज ग्रेटर देन +1 होगी कॉनकेव मिरर के केस पे। लेकिन अगर एम पॉजिटिव है और एम इज लेस देन 1 है तो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा, और अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो इसके लिए ए एंड डी हो जाएगा। ये देख लेते हैं कहां पे ऐसा है, ए का बी एंड सी, बी का बी एंड सी का बी एंड डी का एंड। हाँ, आपका फर्स्ट ऑप्शन सी है आपका। 42, when a plane mirror frame image of a real object, then its image is, बेटा then its image is, तो बेटा अगर प्लेन मिरर की बात करें तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज होगा आपका सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो आपका 42 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, 42 का आपका फर्स्ट सही होगा। कौन सा सही होगा, फर्स्ट सही होगा। 43, capacitor having capacitance 1 microfarad and filled
with air is filled to a dielectric as shown, how many times capacitance will increase? देखो बच्चों, अगर हम कैपेसिटर की बात करें और कैपेसिटेंस एयर पे मतलब सी नॉट बराबर 1 माइक्रोफैरड और ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गया, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, ये C1 लिखूं मैं, K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D, क्योंकि अब जो एरिया है वो आधा हो गया। K1 आपका 8 दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट ए 1 हो गया अपॉन 2, ये 4 माइक्रोफैरड आ गया। सिमिलर यहां पे भी केस देखते हैं, C2 बराबर K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D, 4 इंटू डिवाइड कर दिया 2 माइक्रोफैरड हो गया। और यहां पर जो दो अलग अलग कैपेसिटर दिख रहे हैं तो वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। कैसा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो जब इनको ऐड करोगे आप, सी नेट बराबर 4 + 2, तो ये 6 माइक्रोफैरड होगा। और आपका कौन सा सही होगा? 43 का आपका सेकंड सही होगा, 43 का आपका सेकंड सही होगा। चलिए 44, a parallel plate capacitor is made of two circular plates separated by a distance 5 mm and with a dielectric constant 2.2 between them. When the electric field in the dielectric is 3 × 10⁴ volt per meter, the charge density of the positive plate will be close to, तो बेटा E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहां से सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। अगर हम के की बात करें तो वो दे रखा है आपका 2.2, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ई दे रखा है आपका 3 × 10⁴। बात करें तो ये 6.6 हो गया, 8.85 इंटू 10⁻⁸ हुआ। सॉल्व कर दें, 66 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा? 0। और कितना आएगा? 33। और 66 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा? 480, 500, 16 + 36, 9, 4, 5, 9। अब 54 आया, तो वही आया 516, 54, 0, 7, 5, 7। बेटा इसको सॉल्व करने पर ये -7 आया, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है। तो अप्रॉक्स में अगर लिखना चाहोगे, अप्रॉक्स में वैल्यू लिखना चाहोगे तो 6 × 10⁻⁷ लिखोगे, 6 × 10⁻⁷ लिखोगे कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो उसके हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा मैच द इंक्रीज ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम सेकंड। कॉलम 1, इनसाइड अ कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेंटर ऑफ डायपोल। और फिर उसके बाद आपसे बोला गया है कि चलिए देखो, इनसाइड अ कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर बेटा ई 0 होता है। अगर कोई कंडक्टर है तो वहां पर अंदर की तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी और यहाँ पर इंटरनल रीजन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। एट द सेंटर ऑफ डायपोल, एट द सेंटर, देखो ध्यान से, अगर ये -q है और ये +q है, अब हम इस तरह का एक सरफेस ड्रॉ करें जो इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा होगा, तो सभी जगह पर पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। सभी जगह पे पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो मिड पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे V बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। डायपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी -p होती है, तो ये तो बनेगा नहीं। थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, टाउ बराबर होता है p sin थीटा, तो टाउ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट नहीं कर पा रहा हूं। इलेक्ट्रिक डायपोल परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो होता है -p.E, तो u बराबर हो जाएगा -p cos थीटा। अगर परपेंडिकुलर रखा होगा तो u क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसके लिए u क्या हो गया? 0 हो गया। तो अगर मैं बनाना चाहूं तो a के लिए क्या दिख रहा है आपका? 3 दिख रहा है, और b के लिए क्या दिख रहा है आपका?
सॉरी ए के लिए आपका क्या 2 दिख रहा है, ए के लिए 2 दिख रहा है, ए के लिए 2 दिख रहा है, और बी के लिए क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। सी डायपोल टाउ टाउ कहाँ 4 दिख रहा है। डी के लिए क्या दिख रहा है आपका, डी के लिए 1 दिख रहा है। मैच कर देते हैं, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन होगा 45 का। तो ये बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 25 से 45 तक का सॉल्यूशन रहा। जय हिंद, थैंक यू।